नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो दिल्ली सल्तनत काल का जो हमारा इतिहास चल रहा था, उस इतिहास में इस मुहिम में हमारा ये चौथा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? चौथा। तो हम आज बात करेंगे चौथे टॉपिक में लोधी वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? लोधी वंश। लोधी वंश। जो लोधी वंश है, इसका जो कार्यकाल है, समय सीमा है, वो है 1451। कितना साथियों? 1451 ईस्वी से और 1526 ईस्वी। कितना है? 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना गया है। और इस राजवंश को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन, क्या, कब, कैसे हुआ है। इसके संबंध में आप लोगों से चर्चा करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को हल करते हुए आपके सामने दिखाया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत काल पर बैठने वाला ये चौथा राजवंश है। कौन सा राजवंश है? चौथा। जो चौथा राजवंश है मीन्स ये थे कौन कौन? तो पहला है गुलाम वंश। कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद हमने पढ़ा था खिलजी वंश। क्या पढ़ा था? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद हमने पढ़ा है तुगलक वंश। तुगलक वंश। और ये आज इसी क्रम में चौथा लोधी वंश है। कौन सा वंश है? लोधी वंश। साथियों, आपको याद दिला दूं, जो ये तीन राजवंश थे दिल्ली सल्तनत काल पर बैठने वाले, दिल्ली जो सल्तनत काल है, जो दिल्ली सल्तनत काल है, इस पर जो बैठने वाला ये तुर्की शासक थे। कौन से थे? तुर्की शासक। कौन से शासक है साथियों? तुर्की। ये तुर्की शासक थे। ये तीन वंश थे, चाहे हम गुलाम वंश की बात करें, हम खिलजी वंश की बात करें, हम तुगलक वंश की बात करें, तो ये तुर्की शासकों में आते थे। जो लोधी वंश है, ये जो हमारा चौथा आज का वीडियो है, ये अफगान शासक थे। कौन से थे? अफगान शासक। देखिए, छोटी छोटी चीजें हमें बहुत काम की रहती हैं। पेपर में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत काल पर बैठने वाला एकमात्र अफगान शासक कौन था, या अफगान राजवंश किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अब हम बात करेंगे लोधी वंश में कौन कौन शासक हुए हैं उसके बारे में। देखिए, वीडियो बहुत रोचक है, बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो को अंत तक देखें। कई किताबों का मिश्रण है जिसे हम पढ़ाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं, और बेवजह की बातें बिल्कुल शेयर नहीं करते। हम आपको केवल संप पर बात करेंगे, प्रश्न पर बात करेंगे कि आखिर किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले इसका क्या है, तथ्यात्मक थ्योरी समझ लेते हैं, फिर प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें पहला शासक है और उसका नाम है बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी है, कौन है साथियों? बहलोल लोधी। ये देखिए, बहलोल लोधी है। इसका कार्यकाल है यानी 1451 ईस्वी से और 1489 ईस्वी। आप लोग देख रहे हैं, 1451 ईस्वी से और 1489 ईस्वी, लगभग 38 साल का कार्यकाल है इनका। कितना कार्यकाल है? 38 वर्ष का कार्यकाल है। बहुत लंबा कार्यकाल है, ऐसी बात भी नहीं है। लगभग 38 साल का इनका कार्यकाल है। और ये जो बहलोल लोधी हैं, बहलोल लोधी हैं, इसे आप अगर समझें तो ये दिल्ली की सल्तनत सीमा पर ये लोधी वंश स्थापित करने वाले शासक हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? संस्थापक। संस्थापक यानी पेपर में आ जाता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो उसका उत्तर होता है बहलोल लोधी। कौन होंगे साथियों? बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। बताया जाता है कि इनको एक उपाधि प्रकट थी, एक उपाधि प्राप्त थी, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा यानी अमीर उल उमरा, इसका अर्थ है अमीरों का अमीर। यानी दिल्ली सल्तनत का अफगान जो शासक है, इसे अमीर उल उमरा यानी अमीरों का अमीर भी कहा जाता है। देखिए, जो बहलोल लोधी हैं, इनके समय में बताया जाता है कि तैमूर लंग का जो दुनिया का प्राचीनतम मकबरा है, वो मकबरा बना था। इसलिए बहलोल लोधी के काल को मकबरों का काल कहा जाता है। मकबरों का, किसका काल कहा जाता है? मकबरों का काल। अगर मकबरे बनने शुरू हुए थे तो वो लोधी वंश में शुरू हुए थे। कई बार आता है पेपर में कि मकबरों का काल कौन सा काल कहलाता है? मकबरों का काल कहलाता है, और वो कहलाता है लोधी काल या लोधी वंश।
अगर वो लोधी वंश में भी पूछे कि लोधी वंश में किसका काल मकबरों का काल कहलाता है, तो वो बहलोल लोधी का काल है, वो मकबरों का काल यानी समय कहलाता है, मकबरों का काल है ये भी प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जाता है। आप लोग देखेंगे जो बहलोल लोधी हैं, बहलोल लोधी ने अपनी शुरुआत करते समय या इनका जो एंड हुआ था वो 1489 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, 1489 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से जानेंगे, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, लोधी वंश के जो संस्थापक हैं बहलोल लोधी, इनके द्वारा 38 वर्ष तक राज व्यवस्था चलाई गई थी और इनको भारतीय इतिहास में अमीर उल उमरा यानी अमीरों का अमीर कहा जाता है, ऐसा इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और इनके समय में मकबरे बनने प्रारंभ हुए थे, इसलिए इनके काल को मकबरों का काल कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1489 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1489 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद एक शासक और है जो सत्ता पर आता है, वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आराम से कॉपी में नोटबुक में उतार लीजिए। ले लिया होगा आप लोगों ने, थैंक यू। देखिए इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद करेंगे हम सिकंदर लोधी के बारे में। किसके बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होके आते हैं और सिकंदर लोधी का जो कार्यकाल है वो क्या माना गया है वो आपको देखना है। जो सिकंदर लोधी का काल है, किसका, सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी है इसका कार्यकाल है सिकंदर लोधी का 1489 से 1489 ईस्वी से और 1517 ईस्वी। देखिए इनका जो कार्यकाल है ये देखिए काफ़ी अच्छा कार्यकाल है इनका भी। और कार्यकाल के संबंध में अगर हमें जानना है तो जो ये सिकंदर है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को पता होगा इसे किस नाम से जाना जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा गुलरुख, गुलरुख, गुलरुख खां, यानी इसे गुलरुख खां उपनाम से भी जाना जाता है। गुलरुख खां कई बार पेपर में पूछा जाता है गुलरुख खां के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है, तो वो है सिकंदर लोधी। बताया जाता है कि सिकंदर लोधी ने भूमि नापने संबंधी, क्या है साथियों, जो भूमि नापने संबंधी एक भूमि नापने संबंधी भूमि नापने संबंधी एक पैमाना चलाया था। क्या चलाया था, पैमाना। देखिए भूमि नापने संबंधी एक पैमाना चलाया था। उस पैमाने की जो लंबाई है वो मानी गई थी 30 इंच। कितनी मानी गई थी, 30 इंच। ये कई बार बड़ी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भूमि नापने संबंधी एक नया पैमाना जो सिकंदर लोधी के द्वारा शुरू किया गया था उसकी जो लंबाई थी वो कितने इंच थी, तो वो 12 इंच, 30 इंच, 24 इंच, इस तरह का कई बार क्वेश्चन आता है। आपको समझना है उसकी लंबाई 30 इंच आंकी जा रही है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि भूमि नापने संबंधी एक नया पैमाना इनके द्वारा शुरू किया गया था जिसे कहा गया था, देखिए गज ए सिकंदरी, सिकंदरी, गज ए सिकंदरी अर्थात सिकंदरी गज, सिकंदरी गज। आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो कक्षा 10वीं की क्लास की अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसमें 10वीं क्लास में लिखा हुआ है सिकंदरी गज, बाकी इससे गज ए सिकंदरी के नाम से पेपरों में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो गज ए सिकंदरी, भूमि नापने संबंधी एक नया पैमाना गज ए सिकंदरी का निर्माण किसने किया था, जिसकी लंबाई 30 इंच मापी जा रही है। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। और इसमें देखिए सिकंदर जो लोधी हैं इनका कार्यकाल 1489 से 1517 माना गया। गुलरुख खां के नाम से ये उपनाम से लिखते थे और कई रचनाएं भी मिलती हैं इनकी। और भूमि नापने संबंधी एक नया पैमाना जिसकी लंबाई 30 इंच आंकी जा रही है वो जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया है। और ये सिकंदरी गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज के नाम से भी जाना जाता है। किसका निर्माण किया था। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन्होंने आगरा की स्थापना, आगरा सुना है आपने, दिल्ली जाओ बंबई जाओ चाहे आगरा। देखिए जो आगरा है, क्या है आगरा, तो आगरा शहर की जो स्थापना है, आगरा शहर की जो स्थापना है वो इसी के द्वारा की गई थी। स्थापना, अगर स्थापना की बात कर रहे हैं तो ये इसकी स्थापना, देखिए अगर हम देखते हैं आपकी जो कक्षा 10 की जो किताब है उसमें 1506 लिखा हुआ है, जो आरपीएससी उसे गलत मानती है वो 1504 है। कितना है साथियों, 1504।
जो आरपीएससी जो है या यूपीएससी आरपीएससी इसे 1504 मानती है, जो कि 10वीं की जो एनसीईआरटी की पुस्तक उसमें ये 1506 लिखा हुआ है। तो 1504 में इनके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। लगातार सुर्खियों में रहता है ये प्रश्न, लगातार पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की थी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने सिकंदर लोदी के संबंध में बताया था। ये 1489 को बैठे, 1517 तक रहे थे, गुलरुख खां के उपनाम से लिखते थे और भूमि नापने संबंधी एक नया पैमाना जिसकी लंबाई 30 इंच आंकी जा रही है का निर्माण किया था। गज ए सिकंदरी, ये जिसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है, ये शुरू किया था और आगरा शहर की स्थापना इनके द्वारा 1504 में की गई थी। साथियों मैं इसे बता चुका हूं कि जो 10वीं कक्षा की किताब है उसमें क्या है, इसे 6 दिखा रखा, जो बिल्कुल गलत है। इसे आरपीएससी और यूपीएससी गलत मानती है। 1504 इसका सही उत्तर है। तो साथियों इसके बाद हम बात करेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में, और इब्राहिम लोधी काफी अच्छा शासक माना गया है, उसके संबंध में और हम बातें करेंगे। देखिए देखिए कौन है इब्राहिम लोधी। कौन है इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी है इसका कार्यकाल है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। क्या है इसका? 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी इसका कार्यकाल माना गया है। आप लोग देखेंगे इब्राहिम लोधी जब सत्ता पर बैठा था, इब्राहिम लोधी जब सत्ता पर बैठा था, इनके समय में दिल्ली के आसपास और कोई राजा मौजूद दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यानी राजपूत राजाओं में, जो राजपूत रजवाड़े थे राजस्थान के, उस राजपूत रजवाड़ों में एक शासक जिसका नाम बड़ी शान और शौकत से लिया जाता है, नाम था उनका राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। इनके बचपन का नाम संग्राम सिंह था। क्या नाम था? संग्राम सिंह था। अब आप देखेंगे जो राणा सांगा है वो क्या है, इनके समय में एक ताकतवर राजा था। इब्राहिम लोधी दिल्ली जीतने के बाद चाहता था कि मैं क्षेत्रीय राजाओं को और भी परास्त करने में सफल हो सकता हूं। तो बताया जाता है साथियों 1517 ईस्वी को और एक युद्ध लड़ा गया जिसे खतौली या खातौली। देखिए ये प्रश्न काफी अच्छा हो सकता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1517 ईस्वी को खतौली या खातौली, ये बूंदी कहाँ है साथियों? बूंदी। और बूंदी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। देखिए खतौली या खातौली का युद्ध ये 1517 ईस्वी को हुआ था। और जो ये 1517 ईस्वी को जो खतौली या खातौली का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ऐसा बताया जाता है कि राणा सांगा, कौन? राणा सांगा की एक आंख व एक बाजू कट गई थी। आपने सुना होगा राणा सांगा की एक आंख व एक बाजू किस युद्ध में कट गई थी? तो साथियों वो खतौली का युद्ध था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मान्यता रही थी वो जब भी युद्ध नहीं हारे थे। आखिर युद्ध में विजय किसको हुई थी? खतौली के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो साथियों राणा सांगा की खतौली के युद्ध में विजय हुई थी। और ये इस युद्ध में एक हाथ और एक आंख अपना गंवा गए थे। तो ये युद्ध काफी इतिहास में अच्छी चर्चा का विषय रहा है। राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा में ये युद्ध पूछा जाता है। अब आप इसके बीच देखेंगे, इधर देख लीजिए, थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए अगर इसे देखते हैं अपन, इसके बाद में जब ये हार हुई थी इब्राहिम लोधी की, तो इब्राहिम लोधी इस हार को पचा नहीं पा रहे थे। जब इस हार को पचा नहीं पा रहे थे तो अपने दूसरे सेनापति या अपने सेनापति के नेतृत्व में और एक सेना भेज देता है। और वो 1519 को एक बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है जो काफी प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए बाड़ी का युद्ध, बाड़ी यानी बाड़ी बसेड़ी, अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, बाड़ी बसेड़ी यानी बाड़ी धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। बाड़ी धौलपुर का युद्ध था। और इस बाड़ी धौलपुर का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1519 ईस्वी। कब हुआ था? 1519 ईस्वी को बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक मियां मक्खन, कौन था? मियां मक्खन। और मियां मक्खन के नेतृत्व में इब्राहिम लोधी ने अपनी खतौली हार का बदला लेने के लिए अपने मियां मक्खन के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजी थी। लेकिन वो भी राणा सांगा से हार गई थी। क्या हुआ था?
वो भी राणा सांगा से हार गई थी। कुल मिलाकर के इन दोनों युद्धों में इनकी पराजय हुई थी। आप लोग समझेंगे कि जब लगा ऐसा कि यानी जो इब्राहिम लोदी था चारों इधर जो राणा सांगा की तरफ आक्रमण करने की कोशिश की थी, इस युद्ध में ये हार गया था, लेकिन खुद बच गया था, लेकिन युद्ध कई बार ये हार चुका था। आप लोगों को मैं याद दिलाऊं कि इसी समय 1526 को, कब साथियों, 1526 ईस्वी को, और बाबर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? बाबर ने जो आक्रमण किया था वो 1526 को किया था। जो 1526 को हुआ था और वो पानीपत नाम के स्थान पर, कहाँ हुआ था? पानीपत नामक स्थान था, और पानीपत में यह युद्ध हुआ था 1526 को। ऐसा बताया जाता है कि बाबर ने इन्हें बुरी तरह से पराजित नहीं किया, बल्कि इनकी हत्या भी हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल पर मरने वाला ऑन स्पॉट शासक, यानी युद्ध स्थल में ही मरने वाला एकमात्र शासक जिसका नाम इब्राहिम लोदी था। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। जो पानीपत का युद्ध था 1526 में हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को घायल नहीं बल्कि जान से मार दिया था, इनकी जान चली गई थी। तो जो इब्राहिम लोदी था मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार एक ऐसी युद्ध नीति का प्रयोग किया था जो हमारे भारत में पहले कभी नहीं हुई, जिसे कहा गया है तुलुगमा। क्या कहा गया है? तुलुगमा। साथियों, तुलुगमा युद्ध नीति। इस युद्ध नीति का मतलब था, तुलुगमा युद्ध नीति यानी वह युद्ध नीति जिसमें गोले, बारूद व तोपों का प्रयोग। देखिए, ये चीज हमारे भारत में पहले देखने को नहीं मिली थी। यानी इब्राहिम लोदी जो मारा गया था इस युद्ध में, एक पहली बार पानीपत के युद्ध में बाबर ने एक युद्ध नीति का प्रयोग किया था जिसका नाम तुलुगमा युद्ध नीति था, जिसमें गोले, बारूद व तोपों का प्रयोग किया गया था। बताया जाता है साथियों, तोपों के सामने इब्राहिम लोदी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके और वो धराशायी हो गए। और जो युद्ध नीति थी इनकी, जो तुलुगमा युद्ध नीति थी, इसे इन्होंने उज़्बेकों से सीखा था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, उज़्बेकों किससे सीखा था? उज़्बेकों से सीखा था। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दिया है युद्ध नीति, तो आपको मैंने बोल के दिखाया है, आपको दिखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। एक बार फिर से आई रिपीट यू कि देखिए, इब्राहिम लोदी ये 1517 से 1526 ईस्वी का कार्यकाल है। इनके समय में राजपूत राजाओं में राणा सांगा एक श्रेष्ठ राजा समझा जाता था, और 1517 ईस्वी में खतौली या खातौली बूंदी नाम का स्थान पर राजस्थान में पड़ता है ये। यहाँ पर राणा सांगा और इसके बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की एक हाथ और एक आंख चली गई, लेकिन युद्ध नहीं गंवाया था साथियों, युद्ध जीत गया था राणा सांगा। देखिए, इसके बाद में इब्राहिम लोदी ने अपनी हार का पराजय लेने के लिए, या खतौली हार की पराजय बचाने के लिए, या पराजय का बदला लेने के लिए, और बाड़ी धौलपुर में 1519 को मियां मक्खन के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजता है, और उसमें भी इनको बड़ी शिकस्त हाथ लगती है, बड़ी बुरी पराजय होती है इब्राहिम लोदी की। बताया जाता है कि 1526 में बाबर आधमकता है भारत में, और जो बाबर है वो 1526 में पानीपत नाम के स्थान पर और इनके बीच युद्ध हो जाता है। यानी इब्राहिम लोदी इस युद्ध में ऑन स्पॉट मारा जाता है, और इसी समय साथियों लोदी वंश का पतन हो जाता है। और इस लोदी जो ये क्या नाम है इब्राहिम लोदी के बीच और ये युद्ध हुआ था पानीपत का, इस युद्ध में पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया, जिसमें गोले, बारूद और तोपों का प्रयोग किया गया था। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें साथियों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे हम ऐसे ही एक दमदार वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू साथियों।